नमस्कार, विजय ऑनलाइन स्टडीज में आपका स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, संविधान में संशोधन। संविधान में संशोधन किस प्रक्रिया के तहत होता है और कितने प्रकार से होता है, इसको समझेंगे। जब भारत का संविधान सभा द्वारा बनाया जा रहा था, उस टाइम संविधान सभा के सदस्यों ने दूरदर्शिता दिखाई और ऐसा प्रावधान किए संविधान में जिसके तहत जरूरत पड़ने पर संविधान में कुछ परिवर्तन किया जा सके, जैसी जब जरूरत पड़े। क्योंकि अगर संविधान में संशोधन न हो, संविधान को एक जैसे ही अगर जड़ बना के छोड़ दिया जाए तो सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि समय समय पर कुछ प्रावधान ऐसे होंगे जिसको हटाने की जरूरत होगी, कुछ नए प्रावधान लाने की जरूरत पड़ सकती है। इस तरह से कुछ चीजों को जोड़ने और घटाने के लिए अलग से एक प्रावधान होना जरूरी था। इसलिए संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 368, जो कि संविधान के पार्ट 20 में है। संविधान के भाग 20 में आर्टिकल 368 है और यह संशोधन प्रक्रिया को बताता है। और यह संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका, आप सबको पता है कि संविधान जब बना तो कई देशों से कुछ न कुछ प्रावधान लिए गए। यह संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई थी। अब मूल बात को समझते हैं। संविधान में संशोधन 3 तरह से हो सकता है। संविधान में संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है। पहला, सिंपल मेजोरिटी से। सिंपल मेजोरिटी से। दूसरा, स्पेशल मेजोरिटी से। और तीसरा, स्पेशल प्लस आधे राज्यों के अनुसमर्थन से। मतलब रेटिफिकेशन। आधे राज्यों के रेटिफिकेशन से। अब यहां समझते हैं सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी से जो संविधान में संशोधन होता है, इसमें किस तरह से सदस्यों का बहुमत लिया जाता है। सिंपल मेजोरिटी वो मेजोरिटी होता है कि सदन में जितने सदस्य उपस्थित हों और मतदान करें, उनका बहुमत। प्रेजेंट प्लस वोटिंग का बहुमत। मतलब अगर सदन में कुल 245 सदस्य हैं, लेकिन सदन में किसी विषय पर मतदान हो रहा है, उस दिन कुल 100 सदस्य ही प्रेजेंट हों और 100 सदस्य ही वोटिंग कर रहे हों, तो इनका बहुमत। मतलब 50+1, मतलब 51 लोग जिधर वोट दे देंगे उधर बिल पास हो जाएगा। यह कहते हैं सिंपल मेजोरिटी द्वारा पास किया गया बिल। तो संविधान में संशोधन पहला तरीका है सिंपल मेजोरिटी, मतलब जितने सदस्य उपस्थित हों और मतदान करें, उनका बहुमत। दूसरी बात आती है स्पेशल मेजोरिटी की। स्पेशल मेजोरिटी मतलब टोटल सदस्यों का बहुमत। टोटल का बहुमत प्लस, यानी इसके अलावा प्रेजेंट प्लस वोटिंग का 2/3 बहुमत। कहने का मतलब सदन में कुल सदस्यों की संख्या अगर 245 है, तो पहला शर्त यह है कि 245 का बहुमत होना चाहिए। सदन में 240 सदस्य उपस्थित हों, 150 हों, 100 हों, इससे कोई मतलब नहीं। कुल सदस्यों का
बहुमत, मतलब इसका 50% प्लस 1 बराबर हो जाएगा आपका 123, यानी कुल का बहुमत हो गया 123। और सदन में जितने प्रेजेंट हैं और प्लस वोटिंग भी कर रहे हैं उनका 2/3 होना चाहिए, और यह 2/3 इतने से कम नहीं होना चाहिए। ये हो जाएगा आपका स्पेशल मेजोरिटी, मतलब विशेष बहुमत। तो इस तरह से दूसरा प्रक्रिया आप समझ लिए, स्पेशल मेजोरिटी। तीसरा होता है स्पेशल मेजोरिटी प्लस आधे राज्यों का समर्थन भी चाहिए, आधे राज्यों का रेटिफिकेशन चाहिए। यहां पर सेम इसी को हम समझ लेंगे, टोटल का 50% प्लस 1, पहला शर्त पूरा हो गया। जितने प्रेजेंट प्लस वोटिंग है उनका 2/3, दूसरा शर्त भी आपका पूरा हो गया, मतलब ये हो गया स्पेशल मेजोरिटी। उसके अलावा जो आधे राज्यों के समर्थन की बात है, तो आधे राज्यों का समर्थन, मतलब प्रेजेंट टाइम में इंडिया में कुल 28 राज्य हैं, तो इसका कितना हो जाएगा 14 राज्यों का समर्थन। अब यहां ध्यान यह देना है, आधे से अधिक की बात नहीं कही गई है संविधान में, आधे राज्यों का, मतलब 28 है तो 28 का आधा हो जाएगा 14 राज्यों के समर्थन से। और जो ये 14 राज्य समर्थन देंगे यह सिंपल मेजोरिटी से देंगे, यानी संसद द्वारा कुल का 50% प्लस 1 पहला शर्त, प्रेजेंट प्लस वोटिंग का 2/3 इससे कम नहीं होना चाहिए, और दूसरा जो शर्त इसमें आ रहा है राज्यों के तरफ से, यह आधे राज्यों के अनुसमर्थन चाहिए। यह सिंपल मेजोरिटी से आधे राज्य पास करके अगर कर देते हैं तो स्पेशल प्लस आधे राज्यों के समर्थन से भी बिल पास हो जाएगा। अब यहां देखते हैं कौन कौन सा इसमें संविधान में संशोधन के रूप में गिनती में आएगा। पहला जो सिंपल मेजोरिटी से बिल पास होता है, यह सिंपल तरीका है बिल को पास करने के लिए, यह कभी भी संविधान संशोधन अधिनियम की गिनती में नहीं आता है। इस मेजोरिटी से नए राज्यों का गठन किया जाता है, राज्यों के नाम में परिवर्तन किया जाता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों को जोड़ करके एक राज्य बनाया जा सकता है, एक राज्य को तोड़ करके कई राज्य बनाया जा सकता है, राज्यों की बाउंड्री में परिवर्तन किया जाता है, नागरिकता अधिग्रहण और नागरिकता त्याग करने के लिए कुछ संशोधन किए जा सकते हैं। यानी जो काम सिंपल मेजोरिटी से होगा यह संविधान में संशोधन अधिनियम की गिनती में नहीं आएगा, क्योंकि ये सिंपल मेजोरिटी वाला काम आर्टिकल 368 के तहत नहीं होगा। आर्टिकल 368 के तहत संविधान में सिर्फ 2 तरह से संशोधन होता है, स्पेशल मेजोरिटी और स्पेशल प्लस आधे राज्यों के समर्थन से। मतलब 368 के तहत संविधान में 2 तरह से संशोधन होता है, स्पेशल मेजोरिटी से और स्पेशल प्लस आधे राज्यों के समर्थन से। और अगर यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाए संविधान में संशोधन कितने तरह से होता है, तो यह होगा 3 तरह से, सिंपल, स्पेशल, स्पेशल प्लस आधे राज्यों से। और 368 के तहत कितने तरह से संशोधन होता है, तो यह होगा 2 तरह से। तो बात क्लियर हो गया होगा। संविधान में संशोधन 1, 2, 3 तीनों तरीका हो गया, लेकिन 368 के तहत संशोधन सिर्फ 2 तरीके से, और यही संविधान संशोधन की गिनती में आता है, इसको गिनती में नहीं रखते हैं। संविधान में संशोधन करने के लिए राज्यसभा और लोकसभा को समान शक्तियां दी गई हैं। राज्यसभा में भी बिल लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है। ऐसे बिल पर राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, और संविधान में संशोधन प्रक्रिया जो भी लाया जाता है, इस तरह के संविधान संशोधन को पास करने के लिए
कभी भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जाता है। दोनों सदनों को अलग अलग 2/3 बहुमत से पास करना होता है। यानी जो तरीका यहाँ पर मैं बताया हूं कि कुल का बहुमत प्लस प्रेजेंट प्लस वोटिंग का 2/3, वही तरीका, यानी इन 2 तरीकों से ही पास किया जाएगा और अलग अलग सदन में पास किया जाएगा। कभी भी ज्वाइंट सीटिंग नहीं बुलाई जाएगी। दूसरी बात, संविधान में संशोधन करके जब बिल को पास कर दिया जाता है तो इस बिल को भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास उनकी सहमति लेने के लिए, आर्टिकल 111 के तहत। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, संविधान संशोधन बिल पर राष्ट्रपति को अनुमति देना अनिवार्य है। उनकी बाध्यता है संविधान संशोधन बिल पर साइन करें और वो अधिनियम के रूप में तैयार हो जाता है। संविधान संशोधन बिल को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं किया जाता है और ना ही उसको खारिज कर सकते हैं, ना ही अपने पास पेंडिंग रख सकते हैं। साइन करना ही एकमात्र उपाय है। और यह व्यवस्था संविधान के 24वें संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा संविधान में फिक्स कर दिया गया। यानी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के टाइम में संविधान में 24वें नंबर का संशोधन हुआ 1971 में, और इसके तहत राष्ट्रपति को बाध्यता दे दी गई कि संविधान में जो भी संशोधन करके बिल जाएगा तो राष्ट्रपति को उस पर साइन करना अनिवार्य होगा। इस तरह से मुझे उम्मीद है कि यह तीनों तरह का संशोधन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने समझा, जैसे नागरिकता अधिग्रहण और नागरिकता त्याग, राज्यों को एक राज्य से 2, 3, 4 राज्यों में बांटना या नाम में परिवर्तन करना, उसके बाउंड्री में चेंजिंग करना, क्षेत्रफल को घटाना बढ़ाना, या 2 या अधिक राज्यों को जोड़ करके एक राज्य बनाना, यह सब सिंपल मेजोरिटी से होगा। स्पेशल मेजोरिटी से फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में संशोधन होता है। इसके अलावा जो संशोधन सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल प्लस आधे राज्यों के रेटिफिकेशन से संशोधन नहीं होता है, वैसा संशोधन, यानी इसमें और इसमें, इन 2 कैटेगरी में जो संशोधन नहीं आता है वह स्पेशल मेजोरिटी से ही पास किया जाता है। और स्पेशल प्लस आधे राज्यों के अनुसमर्थन वाले मामले में देखा जाएगा, जो भी संघीय ढांचे से संबंधित विषय आते हैं, जो भी संघीय ढांचा में आता है, ऐसे विषय को इस मेथड से पास किया जाता है। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, 7वीं अनुसूची में जो विषयों का बंटवारा किया गया है, इस तरह के जो भी ऐसे विषय आए जो कि राज्य और केंद्र दोनों के लिए महत्व रखता है, दोनों के लिए वह जरूरी है, ऐसे विषय पर राज्यों से भी अनुसमर्थन लेना जरूरी होता है। जैसे जीएसटी बिल पास हुआ था, उसको राज्यों से भी अनुसमर्थन लेना पड़ा था। दूसरी बात यह है, यहाँ राज्य और केंद्र में जो संशोधन की प्रक्रिया है, सिर्फ केंद्र को ही संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। राज्यों के विधानमंडलों को संविधान में संशोधन करने के लिए कोई अधिकार नहीं दिया गया है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह संशोधन की प्रक्रिया अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। जहां भी कोई कंफ्यूजन हो, आप लोग कमेंट करके उसको क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।